हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ IAS। माय नेम इज विरत दुबे और आप देख रहे हैं डेली न्यूज रिपोर्ट फॉर यूपीएससी। सो लेट्स स्टार्ट द बुलेटिन विद द हेडलाइंस। यूपी में सारस क्रेन्स की पॉपुलेशन इंक्रीज। सारस क्रेन्स इज द लॉन्गेस्ट फ्लाइंग बर्ड इन द वर्ल्ड। इसे मिला है यूपी की स्टेट बर्ड का दर्जा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर दिया अपना ऑब्जर्वेशन। फोर्स्ड कन्वर्जन इसमें शामिल नहीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का है जिक्र। और डीआरडीओ ने टीडीएफ स्कीम के तहत प्राइवेट सेक्टर के 7 प्रोजेक्ट्स को किया अप्रूव। डिफेंस मिनिस्ट्री की स्कीम है टीडीएफ। इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाती है स्कीम। यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो क्या स्टडी IQ IAS के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में जानते हैं? देखिए, P2I बैच में मिलती हैं आपको 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, PT एंड मेंस टेस्ट सीरीज एंड क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स एंड CSET क्लासेस। हर स्टूडेंट के लिए पर्सनल मेंटोर, डेली आंसर राइटिंग, PT पास करने पर MRP प्रोग्राम, जिसमें मिलेगा फ्री एकोमोडेशन फैसिलिटी मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में। ज्वाइन करना चाहते हैं तो अमृत लाइव कोड यूज कर 18 जुलाई से शुरू हो रहे बैच में लीजिए एडमिशन। और कोई कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मेल कर दीजिए। Now let's start the bulletin with the very first story. उत्तर प्रदेश में सारस क्रेन्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। जून 2024 में सारस क्रेन्स की पॉपुलेशन के लिए समर सेंसस ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके अकॉर्डिंग सारस क्रेन्स की पॉपुलेशन में 396 का इंक्रीज देखने को मिला है। सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा सारस क्रेन्स इटावा फॉरेस्ट डिवीजन में रिकॉर्ड हुई हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ डेकेड मऊ फॉरेस्ट डिवीजन में 6 सारस क्रेन्स पाई गई। एंड यू शुड नो दैट सारस क्रेन इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड। सारस एक सोशल क्रिएचर है जिसे यूजुअली 2, 3 या 4 के ग्रुप में देखा जाता है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया, तराई, नेपाल एंड पाकिस्तान में ये पाई जाती हैं। एक समय तक इंडिया के उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश और असम में इसकी प्रेजेंस बहुत कॉमन थी, बट प्रेजेंटली इनके नंबर्स डिक्लाइन हो रहे हैं। इंडिया में सारस क्रेन्स 15 to 20,000 के अराउंड हैं। इसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में है। सारस क्रेन्स को उत्तर प्रदेश के स्टेट बर्ड का स्टेटस भी मिला हुआ है। सारस क्रेन्स ह्यूमंस के साथ को एग्जिस्ट करने के लिए मानी जाती हैं और इन बर्ड्स की हैबिटेट में ओपन कल्टीवेटेड वाटरी प्लेन्स, मार्शी लैंड्स एंड लेक्स शामिल हैं। ये एरियाज इनके फोर्स रूस्ट एंड नेस्ट के लिए सुटेबल हैं। यहाँ फोर्स का मीनिंग है फूड सर्च करना। एंड इट इज नोटवर्दी दैट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड डिजायर ऑफ डेवलपमेंट ने सारस क्रेन की हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इनकी पॉपुलेशन इसी रीजन की वजह से डिक्लाइन हो रही है। क्लाइमेट चेंज की वजह से वेटलैंड ड्राई हो रहे हैं, लैंड को एग्रीकल्चर के लिए कन्वर्ट किया जा रहा है और ओपन लैंड को हाउसिंग कॉलोनीज, हाईवेज एंड रेलवे लाइंस में कन्वर्ट किया जा रहा है। सारस क्रेन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 4 में लिस्टेड है। इसे IUCN रेड लिस्ट में वनरेबल की कैटेगरी में लिस्ट किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर अपना एक ऑब्जर्वेशन दिया है। एक्चुअली कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन इलीगल रिलीजियस कन्वर्जन के केस में कन्विक्ट की बेल रिजेक्ट करते हुए दी है। इस इंडिविजुअल को उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 के सेक्शन 3 एंड 5.1 के तहत गिल्ट कंसीडर किया गया है। इस एक्ट का सेक्शन 3 मिस रिप्रेजेंटेशन, फोर्स, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोएर्जन एंड अल्यूडमेंट के ग्राउंड पर एक रिलीजन के दूसरे रिलीजन में कन्वर्जन को प्रोहिबिट करता है। कोर्ट ने इस केस में कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए गए राइट टू रिलीजन फ्रीडम के तहत इंडिविजुअल को अपने रिलीजियस बिलीफ्स को प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट करने की फ्रीडम है, बट इस राइट को रिलीजियस कन्वर्जन के कलेक्टिव राइट के रूप में कंसीडर नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि अपने रिलीजन में कन्वर्ट करने जैसी एक्टिविटीज को राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू रिलीजियस फ्रीडम के बारे में क्या कहा गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड अनरिस्ट्रिक्टेड प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन की बात करता है। इस आर्टिकल के थ्रू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ के इंटरेस्ट्स में लगाए गए रिएक्शंस के तहत मिलता है। इसका मतलब यह है कि इंडिविजुअल्स को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का राइट तो दिया गया है, पर इसे सोसाइटी की हार्मोनी में या तो दूसरे इंडिविजुअल्स के वेल बीइंग में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया एंड ऑस्ट्रिया की विजिट पर थे। हमने कल की न्यूज रिपोर्ट में आपके साथ रशिया विजिट के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया था।
इंडियन प्राइम मिनिस्टर की ऑस्ट्रिया विजिट भी अब कंक्लूड हो चुकी है। ऑस्ट्रिया एंड इंडिया ने ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर कोऑपरेट करने के लिए एग्री किया है। इंडिया एंड ऑस्ट्रिया दोनों ही यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज में पार्टीज हैं। दोनों ही कंट्रीज ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस करने के लिए कमिटेड हैं। इसके तहत गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रिया की हाइड्रोजन स्ट्रेटजी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को साथ लेकर काम करने पर डिस्कशन हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन को रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू वाटर से प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते हैं। इसका कोई भी बाई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हो। वहीं NGHM यानी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का एम ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में इंडिया को ग्लोबल हब बनाना है। इसके तहत 2030 तक हर साल 5 मिलियन मीट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट सेट किया गया है। मोरेवर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के फॉसिल फ्यूल्स में इंपोर्ट में रिडक्शन लाना भी NGHM के गोल्स में इंक्लूड है। एंड यू शुड नो दैट ऑस्ट्रिया साउथ सेंट्रल यूरोप में लोकेटेड है। यूरोप की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर डेन्यूब ऑस्ट्रिया की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है और ये रिवर 10 कंट्रीज से पास होती है और ये कंट्रीज हैं जर्मनी, हंगरी, रोमानिया, ऑस्ट्रिया, सर्बिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, मोल्दोवा, यूक्रेन एंड स्लोवाकिया। डेन्यूब रिवर साउदर्न जर्मनी से स्टार्ट होती है और फिर रोमानिया से होते हुए ब्लैक सी ज्वाइन कर लेती है। ऑस्ट्रिया एक लैंडलॉक कंट्री है जो अपने बॉर्डर स्लोवाकिया, हंगरी, स्लोवेनिया, इटली, स्विट्जरलैंड एंड लिechtenstein एंड जर्मनी से शेयर करती है। DRDO ने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम के तहत प्राइवेट सेक्टर को 7 न्यू प्रोजेक्ट्स का अप्रूवल दिया है। इन प्रोजेक्ट्स में इंडिजीनियस सिनेरियो एंड सेंसर सिमुलेशन टूलकिट, अंडर वाटर लॉन्च्ड अननेम्ड एरियल व्हीकल, लॉन्ग रेंज रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स फॉर डिटेक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ आइस डिटेक्शन सेंसर फॉर द एयरक्राफ्ट, ग्राफीन बेस्ड स्मार्ट एंड ई टेक्सटाइल फॉर मल्टीफंक्शनल वल्नरेबल एप्लीकेशन एंड इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बेस्ड टाइमिंग एक्विजिशन एंड डिससेमिनेशन सिस्टम इंक्लूडेड है। एंड यू शुड नो दैट TDF यानी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम डिफेंस मिनिस्ट्री का एक स्कीम है एंड इट इज इंप्लीमेंटेड बाय DRDO। इस स्कीम का ऑब्जेक्ट मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत डिफेंस टेक्नोलॉजी में इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना है। TDF स्कीम्स के तहत प्राइवेट या गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को स्पेशली MSMEs को एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए इंकरेज किया जाता है जहां डिफेंस सेक्टर के लिए वे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज पर बेस्ड इक्विपमेंट्स प्रिपेयर कर सकें। इनमें प्रोजेक्ट्स के लिए इंडस्ट्रीज को फंडिंग प्रोवाइड की जाती है। ये फंडिंग प्रोजेक्ट कॉस्ट के 90% तक हो सकती है। अंडर द TDF स्कीम स्टार्टअप्स को भी प्रोजेक्ट्स दिए जा सकते हैं, बट इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे उस स्टार्टअप्स में इंडिया में रेसाइड कर रहे सिटीजन्स की शेयर होल्डिंग अप टू 51% तक होनी चाहिए। Now it's time to look over the today's term of the day, and today's term is zombie startup. अभी हमने रिसेंटली इंडियन सोशल मीडिया कंपनी कू के क्लोजर के बारे में सुना होगा। डू यू नो कि कू को क्यों क्लोज कर दिया गया? एक्चुअली कू एक ज़ॉम्बी स्टार्टअप बन गया था। ज़ॉम्बी स्टार्टअप उन कंपनीज को बोला जाता है जो ऑपरेशनल तो होती हैं पर इसमें ग्रोथ नहीं हो रही होती है। ये कंपनीज ना तो कोई इनोवेशन कर पाती हैं और ना ही कोई इनफ रेवेन्यू जनरेट कर पाती हैं। इन स्टार्टअप कंपनीज को न्यू फंड्स नहीं मिलते। ये या तो पहले जो फंड्स मिले थे उनकी हेल्प से फंक्शन करती हैं या फिर मिनिमल ऑपरेशनल कॉस्ट पर फंक्शन करती हैं। Now have the look on the rapid news of the today's bulletin. इंडिया एंड ताइवान के बीच म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन एग्रीमेंट इंप्लीमेंट हो चुका है। इसका अनाउंसमेंट न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुई इंडिया एंड ताइवान की बिजनेस मीटिंग के दौरान किया गया। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के ट्रेड को प्रमोट करने के एम से ये एग्रीमेंट हुआ है। इंडिया की एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी EPEDA एंड ताइवान की एग्रीकल्चर एंड फूड एजेंसी इस एग्रीमेंट की इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं। ये एग्रीमेंट मेजर इंडियन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जैसे राइस, फूड आइटम्स, हर्बल टी, मेडिकल प्लांट्स को ताइवान को एक्सपोर्ट करने का पाथ क्लियर करेगा। सर्टिफिकेशन के बाद इन प्रोडक्ट्स को ताइवान एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। इसमें इंडिया ऑर्गेनिक लोगो का यूज भी शामिल है। अक्रॉस द वर्ल्ड हर साल 11th of जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम है लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। ये थीम एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन के डेटा को कलेक्ट करने के इंपॉर्टेंस पर एम्फेसाइज करती है ताकि एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन को नेसेसरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना इजी हो। इफ वी टॉक अबाउट इट्स हिस्ट्री, देन 1989 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को एस्टैब्लिश किया था और 11th of जुलाई 1990 को फर्स्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया गया था।
ये डे फैमिली प्लानिंग, जेंडर इक्वलिटी, मैटरनल हेल्थ एटसेट्रा जैसे एस्पेक्ट्स को लाइमलाइट में लाता है। इसके अलावा अवेयरनेस स्प्रेड करने और पॉपुलेशन रिलेटेड चैलेंजेस को टैकल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म का भी काम करता है। अरुणाचल प्रदेश में अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के अगेंस्ट लोकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट सियांग रिवर पर पूरा किया जाना है और इस प्रोजेक्ट के जरिए 11,000 मेगावाट की हाइड्रो पावर कैपेसिटी डेवलप की जाएगी। ये अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के साथ साथ ब्रह्मपुत्र रिवर में फ्लड्स मैनेज करना है। इसके साथ ये प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मॉनसून फ्लो के दौरान 9 to 10 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर का बफर स्टोरेज करने में कैपेबल होगा। ये ब्रह्मपुत्र या चाइना द्वारा किए गए सडन रिलीज ऑफ वाटर के अगेंस्ट बफर के तौर पर परफॉर्म करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स फॉर डिफेंस संजय सेठ ने गेन्स 2024 स्कीम को लॉन्च किया है। शिप बिल्डिंग सेक्टर में स्टार्टअप्स को एनकरेज करने के लिए स्कीम को लॉन्च किया गया है। ये गेन्स इनिशिएटिव का सेकेंड एडिशन है, जिसे 2023 में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा स्टार्ट किया गया था। यहाँ गेन्स का फुल फॉर्म GRSE एक्सेलरेटेड इनोवेशन इंसेंटिव स्कीम है। बेसिकली ये एक इनोवेशन स्कीम है जो शिपयार्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन फाइंड आउट करती है और होम ग्रोन स्टार्टअप्स का यूज करके टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। इसका ऑब्जेक्टिव शिप डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के इमर्जिंग एंड एग्जिस्टिंग चैलेंजेस को सॉल्व करना है। ऑस्ट्रेलिया पिच ब्लैक एक्सरसाइज कंडक्ट कर रही है। ये बाइनल मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज 12 जुलाई से 2 अगस्त के बीच कंडक्ट होगी। ये ऑस्ट्रेलिया के डार्विन एंड टिंडल एयरबेस में स्टार्ट होगी। ये एक्सरसाइज रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन को स्ट्रेंथन करने और कोऑपरेशन एनहांस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें 20 कंट्रीज और दुनिया भर से 140 एयरक्राफ्ट से ज्यादा इंक्लूड होंगे। इंडियन एयरफोर्स का Su-30 MKI इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेगा। इस एक्सरसाइज को फर्स्ट टाइम जून 1981 में ऑर्गेनाइज किया गया था। Now it's time for the question based on the bulletin. The very first question is, consider the following statement. Sarus crane is the tallest flying bird in the world. Sarus crane is the state bird of Uttar Pradesh. Choose the correct statement or statements from the above. Only one, only two, both one and two, neither one nor two. The next question is, Technology Development Fund Scheme is a scheme of which ministry? Ministry of Science and Technology, Ministry of Defense, Ministry of Earth Science, Ministry of Home Affairs. Now just have a look on the questions based on the previous bulletin. The very first question was, which of the following language does not have the status of a classical language? Marathi, Sanskrit, Malayalam or Kannada? The correct answer is option A, Marathi. The next question was, consider the following statement. Coal found in India has very high carbon content. India is dependent on domestic supplies for cooking coal. Choose the correct statements from the above. Only one, only two, both one and two, neither one nor two. The correct answer is option D, neither one nor two. तो दोस्तों आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुलाकात करेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।